कहानी की शुरुआत साइबेरिया के सब आर्टिक रीजन से होती है। यह इलाका काफी सुनसान होता है और यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। सेवा नाम की औरत बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब एक शैमन ने कहा था कि यह लड़की श्रापित है और वह जिसकी भी देखभाल करेगी उसे नुकसान पहुँचाएगी। और यह बात साइबा को भी सच लगती है। साइबा अपनी बेटी, जिसका नाम एंजा होता है, उसके साथ सब आर्टिक क्षेत्र में कैंप लगा कर रहती है। यहाँ इनके सिवा और कोई भी नहीं रहता क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिक का कब्जा होता है। साइबा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर किसी कारण वो अपनी बेटी के साथ एक दूसरे इलाके में आ गई है और समय समय पर यह लोग अपना कैंप बदलते रहते हैं ताकि रूसी सैनिकों के हाथ न लगे। यहाँ के ठंड और बर्फीले माहौल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है। खाने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। अंजा ने अपना पूरा जीवन अब तक ऐसे ही जिया है, लेकिन वह बाहर की दुनिया के लोगों से मिलना चाहती है। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके, पर उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया होता है। इसलिए साइबा उस कुत्ते को दर्द से मुक्त करने के लिए उसका गला काट के मार देती है। इसके बाद साइबा और अंजा अपना सामान लेकर बोट से नई जगह ठहरने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जहां रेलवे ट्रैक पर निर्माण का काम चल रहा होता है। साइबा और अंजा उन्हें देखकर बहुत डर जाती हैं। उनकी किस्मत अच्छी होती है, रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। उनके लिए यह जगह एकदम उपयुक्त होती है। इस जगह को आर्टिक टुंडा कहा जाता है। अब वह दोनों यही रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। फिर वह दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, पर साइबा को नींद नहीं आती और वह अपने पास रखे हुए भेड़िए के पंजे को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। साइबा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर कबीले के लोगों को लगता था कि साइबा श्रापित है और अगर वह उनके साथ रही तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए साइबा को गाँव से निकाल दिया गया। साइबा जब जंगल में भटक रही होती है तब उसकी मुलाकात एक रेनडियर जनजाति के आदमी से होती है। वह आदमी साइबा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। साइबा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह आदमी साइबा को यही भेड़िए का पंजा देता है। उसी समय साइबा को प्रेजेंट में समैन की बात याद आती है, जिससे वो प्यार करेगी या ख्याल रखेगी वो बर्बाद हो जाएगा। यह सोचकर साइबा डर जाती है। अगले दिन जब साइबा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में जाती है तब उसे एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से घायल होता है। वह लगभग बर्फ से जम गया होता है और भूख से मर रहा होता है। वह अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। साइबा अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराने लगती है, पर वह आदमी होश में आ जाता है और उससे मदद मांगता है। साइबा सोचती है कि उसे उस आदमी को मार देना चाहिए, पर उसे उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने टेंट में ले जाती है, पर वह आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। साइबा उसकी चोटों का इलाज करती है और उसकी देखभाल करती है। फिर साइबा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर के बाद जब अंजा वहां आती है तो वो उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है और साइबा से पूछती है कि आदमी कौन है। इस पर साइबा बताती है, मुझे नहीं पता यह कौन है। जब मैं शिकार पर गई तब यह मेरे सामने घायल हालत में गिरा पड़ा था और बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे लेकर नहीं आती तो यह मर जाता। कुछ देर के बाद जब उस आदमी को होश आता है तब वो अपना नाम लोकी बताता है। अंजा उसे कहती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें साइबा ने बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते। रात में अंजा लौकी को सूप बना कर देती है। उसका ध्यान लगातार लौकी पर ही लगा रहता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने पास से देखा था। कुछ दिन के बाद जब लौकी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो अंजा और साइबा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर जाता है। लौकी कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान बची, इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं। इस पर साइबा कहती है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अंजा मुस्कुराते हुए कहती है रेनडियर का शिकार करके लाओ। लौकी कहता है मैं वादा करता हूँ अगर मुझे रेनडियर दिखा तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। फिर यह लोग नाव से उतरकर बर्फीले इलाके में जाते हैं जहाँ उन्हें एक सील दिखती है। साइबा उसका शिकार करती है और फिर वो लोग वापस तंबू में लौटते हैं। रात में साइबा और अंजा सील का मांस काट कर कच्चा ही खाने लगती है क्योंकि साइबा एक ट्राइब से थी और वहाँ मांस इसी तरह से खाया जाता था। यह बात लौकी को बहुत अजीब लगती है और वो मांस पका कर खाता है। फिर लौकी अपना रेडियो अंजा को दिखाता है और उसमें म्यूजिक चलाकर सुनाता है। अंजा और साइबा ने पहली बार रेडियो देखा था और उन्हें म्यूजिक सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साइबा लौकी को देख रही होती है जैसे मानो वो उसकी ओर खींचती चली जा रही हो, क्योंकि साइबा सालों से अकेली रह रही है। वो लौकी से पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। लौकी बताता है मेरे गाँव में एक दिन रूसी सैनिक आए। उन्होंने कुछ आदमियों को जबरदस्ती मजदूर के लिए पकड़ लिया। काम करते समय मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ से भाग निकला। फिर कई दिनों तक बिना खाना पानी के
भटकता रहा, तभी मुझे तुम मिली और मेरी जान बचाई। लोकी कहता है अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वह मुझे मार डालेंगे। साइवा कहती है जब ठंड कम हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना, तब तक तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, क्योंकि साइवा को डर था कि लोकी की वजह से वह लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। लोकी दिखने में सुंदर और ताकतवर है और अंजा उसे आकर्षित होने लगती है। वो लोकी को उसके बालों में कंघी करने को कहती है जो पहले उसकी माँ किया करती थी। लोकी मुस्कुराते हुए अंजा के बालों में कंघी करने लगता है, पर यह बात साइवा को पसंद नहीं आती और वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वह लोकी को पसंद करती है। यह बात लोकी को भी समझ में आ चुकी होती है। अगली सुबह लोकी साइवा से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार करने की चाह में अंजा से अपना वादा पूरा करने के लिए रेनडियर का शिकार करने के लिए जाता है। जब उसे एक जगह रेनडियर दिखाई देता है और वो निशाना साध कर शॉट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ दो रूसी सैनिक आकर लोकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बिठा कर ले जाने वाले होते हैं। पर लोकी अपना चाकू निकालता है और चालाकी से एक एक करके दोनों रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनका सामान लेकर टेंट में वापस आने लगता है। यहाँ साइवा अंजा से कहती है कि तुम्हें लोकी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम उसे अभी तक ठीक से नहीं जानती हो, लेकिन अंजा साइवा की बात सुनने से इनकार कर देती है। तब गुस्से में साइवा टेंट से बाहर निकल जाती है। तभी लोकी सोल्जर का सामान लेकर आता है। वह उसे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। वो उसे बताना चाहती है कि वह श्रापित है, पर साइवा लोकी को यह बात बताती उससे पहले अंजा वहाँ आ जाती है। लोकी उसे बताता है कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ लिया है, जिससे अंजा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लोकी अब एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। यह चीज साइवा के अंदर दर्द की तरह सिमटती जा रही थी और वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एक दिन जब साइवा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है, तब वो देखती है कि किसी ने सारे कबीले के लोगों को मार दिया है। यह देखकर वो टूट जाती है, पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ था। जब वो साइवा को देखता है तो वो इशारे से उसे छिपने को कहता है। उसकी बात मानकर साइवा छिप जाती है, क्योंकि जो रूसी सैनिक गाँव वालों को मार चुके थे अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास होते हैं। एक सैनिक साइवा के बॉयफ्रेंड के पास आता है और उसका गला काट कर उसकी जान ले लेता है और वो साइवा की आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाता है। यह देखकर साइवा रोने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था वह साइवा के साथ गलत करता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। साइवा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगा कर रोने लगती है। वह देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है जिसे वह रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर रस्सी कटने से पहले ही रूसी सोल्जर द्वारा मार दिया गया। साइवा अपने पास चाकू रख लेती है। तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखती है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची है। जब वह बच्ची को लेकर निकलने लगती है तब एक सैनिक उसे कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूं तब यह इलाका हमारा होगा। इसे सुनकर साइवा समझ जाती है कि यह लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, तुम्हें हमें मेन लैंड तक ले चलना होगा। यदि तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें और इस बच्ची को जिंदा छोड़ देंगे। साइवा उनकी बात मान जाती है। जब वह और सैनिक एक रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार कर रहे थे तब साइवा चाकू से रस्सी काट देती है और सभी सैनिक को एक दरार में धक्का देकर मार देती है। इसके बाद से साइवा उस बच्ची को पाल पोस कर बरी करती है और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजा होती है, यानी कि अंजा साइवा की अपनी बेटी नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। साइवा यह सब याद करके भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अंजा और लोकी अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं, पास आते हैं, लेकिन यह सब साइवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे दोनों को साथ देखकर जलन होती है। साइवा को डर है कि लोकी उससे अंजा को छीन लेगा। एक दिन लोकी अंजा से पूछता है तुम और साइवा यहाँ अकेले क्यों रहते हो। इस पर अंजा कहती है साइवा को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, शायद उसे किसी चीज से डर लगता है और उसी सैनिकों के कारण भी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। रात में जब अंजा और लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो साइवा को यह सहन नहीं होता। वह चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार करने के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद अंजा और लोकी बहुत खुश होते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लोकी शिकार पर जाता है। उसे एक रेनडियर दिखता है और वह उसका सफलतापूर्वक शिकार कर लेता है, जिससे वह अंजा से किया वादा निभा लेता है। अंजा और साइबा यह देखकर खुश हो जाती हैं। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। अंजा और लोकी का प्यार और गहरा होता जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अंजा गर्भवती हो जाती है। लोकी और अंजा फैसला करते हैं कि
वह इस जगह को छोड़कर इंसानी दुनिया में जाएंगे और अपना परिवार शुरू करेंगे। अंजा एक दिन साइबा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए लोकी और मैं यहाँ से जा रहे हैं। यह सुनकर साइबा चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो, तुम लोकी को ठीक से जानती भी नहीं हो। अंजा कहती है उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन साइबा को यह सुनकर गहरा दुख होता है। अब साइबा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वह अंजा से बात करना भी बंद कर देती है। अंजा और लोकी यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन साइबा को उदास देखकर अंजा उससे पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी। इस पर साइबा कोई जवाब नहीं देती। रात में लोकी शिकार पर चला जाता है। तभी साइबा अंजा से कहती है कि आओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और चोटी बना दूं। अंजा उसके पास आती है और साइबा उसके बालों में कंघी करती है, चोटी बनाती है और अचानक उसकी चोटी से उसका गला घोट कर उसे मार डालती है। यह सब करने के बाद साइबा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे अंजा से नफरत हो गई थी, क्योंकि वह दिखने में बहुत सुंदर और जवान है और लोकी अंजा की वजह से उसकी ओर देखता भी नहीं था। साइबा काफी सालों से अकेली थी। जब उसने लोकी को देखा तब उसे लगा कि लोकी के साथ वह एक नई शुरुआत करेगी, पर जब उसे यह एहसास हुआ कि लोकी उसे नहीं बल्कि अंजा को चाहता है और यहाँ से वह दोनों जाने वाले हैं, जिससे वह अकेली पड़ जाएगी, तो साइबा के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़े और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है, जिस वजह से उसने यह कदम उठाया। फिर साइबा चाकू की मदद से अंजा की चेहरे की खाल उतारती है और उसे मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है। वो अंजा के कपड़े पहनकर उसकी तरह रेडी होती है। उसे लगता है कि वो अंजा की तरह दिखेगी तो लोकी उससे भी प्यार करने लगेगा, लेकिन जब लोकी वापस आता है तो वह साइबा को अंजा समझ लेता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। साइबा कोशिश करती है कि लोकी को सच पता ना चले। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर उसकी आवाज सुनकर लोकी को शक होता है। वो उसका चेहरा ध्यान से देखता है, स्किन को छूता है और उसे समझ आता है कि यह अंजा नहीं बल्कि साइबा है और साइबा ने अंजा को मार डाला है। भयभीत होकर लोकी टेंट से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है और साइबा टेंट के अंदर बैठी रोती रहती है। यह दिखाता है कि जब कोई इंसान अकेलेपन और ईर्ष्या की हद तक पहुँच जाता है तो वह किसी भी हद तक पागल और विनाशकारी हो सकता है। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।